हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी का पहला यानी हिस्ट्री का वीडियो, जिसमें हम जो है 60 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपके आगामी एग्जाम 2027 बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि बहुत ही बृहद टॉपिक है और इसको आप समझ सकते हैं। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसी होती है, कौन कौन सी क्रांतियाँ होती है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहला नंबर का आता है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये था ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का रहने वाला था। दूसरा क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। कब हुई थी यंग यूरोप की स्थापना? 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजने ने किया था। किसने किया था? मेजने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये था नेपोलियन। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहेंगे? तो मेजनी को कहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन है? तो गैरिबल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैरिबल्डी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी था इसमें बिस्मार्क। कौन था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क उत्तरदायी था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो था वो कौन था? तो ये था बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? आपका बिस्मार्क। इसी के प्रयत्नों से जो है ना जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 11वां क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रिया था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन सा देश विरोध में थे? तो ऑस्ट्रिया जो था इसके विरोध में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण में नहीं बल्कि जर्मनी के एकीकरण में है। 13वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहेंगे? तो रूसो को कहा जाता है। रूसो क्या है? एक विचारक है। 15 नंबर है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में किया था? तो ये किया था संविधान सभा। कब किया था? संविधान सभा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुआ था। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में क्रांति होती है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यह था बुर्बो वंश। कौन था? बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहते हैं। 20 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। किसका? यूनान का साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोपवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो हमारे टीपू सुल्तान थे। कौन थे?
टीपू सुल्तान थे, जैकोबिन क्लब की स्थापना करने वाले। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 में। 24 में बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल से। बिस्मार्क किससे प्रभावित था? तो हीगेल से प्रभावित था, उनके विचारों से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है 25 में, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 26 नंबर है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मेटरनिख। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मेटरनिख कर रहे थे। इसको आपको जरूर याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये प्रसा का था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये प्रसा के शासक थे। 28 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसमें नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने थे? 5 कोड थे। इसको जरूर याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न में, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न जो है आते हैं जो आपको फंसा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगामी 2027 के एग्जाम के लिए आपका जो इतिहास का चैप्टर है, चाहे सोशल साइंस, जो भी विषय में आपका नंबर कम आता है वो आपका नंबर कम नहीं आएगा। और पूरा का अभी से रिविजन करना शुरू कर दीजिए। और आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपके सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पे कराया जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की स्थापना एक क्वेश्चन बन सकता है, किसने किया था? तो नेपोलियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। 30वां क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता जो है नेपोलियन के द्वारा लागू किया जाता है। चलिए 31 नंबर पे आ गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी थे। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी। 32 नंबर, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। 33वां क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? तो ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। 34वां, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्थान का गठन किया था? तो यंग यूरोप का गठन किया था। किसका किया था? यंग यूरोप का गठन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था कार्बोनारी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। 36वां क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन या जर्वे राइन एक संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन या जॉर्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये क्या था? प्रसा ने। किसने किया था? जॉर्वे राइन की स्थापना प्रसा के द्वारा किया जाता था या किया गया था। नेक्स्ट है, हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट में है या बुडापेस्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है क्या हंगरी की भाषा क्या थी? तो म्यांमार थी। क्या थी? म्यांमार थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कोसुठ ने किया था। किसने किया था? कोसुठ ने किया था। उसका हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हनोई समझौता? 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये होता ऑस्ट्रिया की। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, हार हुई थी। सेडेवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य। सेडेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रसा फ्रांस के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 45 में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में पूरा हुआ।
46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन लाइन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुआ था तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध 1853 और 54 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 और 54 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है बच्चों तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आप ये वीडियो के बाद आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास ये चैनल दोबारा नहीं आएगा और आपसे एक मौका छूट जाएगा मैट्रिक के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। 49 नंबर है, कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनारी की जो स्थापना है वो 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। 50 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किया था प्रधानमंत्री पर। कब किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इक्यावन नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस के 1789 की क्रांति से माना जाता है। यानी फ्रांस की 1789 की क्रांति ने राष्ट्रवाद का क्या कर दिया? यहाँ पे विकास किया था। और राष्ट्रवाद का उदय जो था वो पुनर्जागरण के काल में ही हो गया था। कब हुआ था? पुनर्जागरण के काल में ही। लेकिन फ्रांसीसी जब क्रांति होती है तो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बहुत प्रबल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। ये हमेशा ध्यान रखिए, गैरिबाल्डी और मेजनी बिस्मार्क हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 55 नंबर क्वेश्चन, वायसराय की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। वायसराय की संधि कब हुई थी? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर है, कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये था फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो ये था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो थे यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 60 नंबर है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस युद्ध के बाद जो है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान के युद्ध का जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, किस युद्ध का इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान के युद्ध से। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? सेडान के युद्ध से। जर्मनी का भी एकीकरण कब पूरा हुआ? तो सेडान। यानी दोनों का आंसर क्या होगा? सेडान का युद्ध। आपसे पूछा जाए इटली हो या जर्मनी, ये दोनों का एकीकरण पूरा कब होता है? तो सेडान के युद्ध से पूरा हो जाता है। इसको हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये होता फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। और युद्ध कौन था? सेडान का युद्ध। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहने वाला था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। और हम लोग अब 4-5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए
और दोबारा देखिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली को समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो काउंट काउर, यानी पहले जो इटली का केवल समस्या हुआ करता था वो पूरा यूरोप का ही समस्या बना दिया। किसने? काउर ने। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 66 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में। क्या हुआ था? सेडान में। 67 नंबर है, 1229 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के साथ हुई थी बच्चों। किसके साथ हुई थी? तुर्की और रूस के साथ में। चलिए 68 नंबर है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसमें कुछ कोई नहीं है इसका आंसर राइट। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति का फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति का फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है। तो इस प्रकार से हमने यूरोप में राष्ट्रवाद में कुल जो है 69 प्रश्नों को देखे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में, और प्लेलिस्ट को वॉच जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।